मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आगामी कुछ ही दिनों में संस्कृत की परीक्षाएं आप लोगों से टक्कर लेने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दिए गए संकल्पनाओं के आधार पर उसमें अच्छा परफॉर्मेंस जरूर करेंगे। ऐसे तो बिहार बोर्ड की परीक्षाएं कल है संस्कृत की, और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 19 तारीख को है। मैं इसके लिए शुरू से ही अथक प्रयास करते रहा कि जो स्टूडेंट्स 2024 के एग्जामिनी हैं बेहतर प्रदर्शन कर सके। और मैं अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करने के पहले मैं एक बात जरूर कहूँगा कि अगर हमारे पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने निकटवर्ती लाभार्थियों को भी, शिक्षार्थियों को भी, परीक्षार्थियों को भी पहुंचावें। तो चलिए मैं अब अपने शैक्षणिक यात्रा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं अव्यय, ये क्लास 9th के लिए ही उतना ही उपयोगी है जितना कि 2024 के बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए है। परीक्षार्थियों के लिए और उतना ही क्लास 8 के लिए भी एक तरह से कहा जाए कि यह यूनिवर्सल टॉपिक्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यह दावा करता हूं कि अगर इतने शब्दों का अर्थ, इतने अव्यय का अर्थ अगर आप याद कर लेते हैं तो भाई आपको कहां कहां यह सहयोग करेगा। पत्र मंजूषा में अव्यय से रिलेटेड 4 सेंटेंस फिल इन दी ब्लैंक से रहते हैं। वो ट्रांसलेशन बनाने में, क्वेश्चन निर्माण में लगभग 10 अंक आपके कुल मार्क्सों में यह इजाफा करेगा। तो देखा जाए ऐसे तो 4 नंबर कन्फर्म है अव्यय से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अनुवाद में आपको यह भरपूर सहयोग करेगा। विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं, सर्वत्र पूज्यते। वह बेकार इधर उधर घूमता है, सह व्यर्थम इतस्ततः भ्रमति। वह भी जाएगा, सह अपि गमिष्यति। वह कब आएगा, सह कदा आगमिष्यति। वह पेड़ के नीचे बैठता है, सह वृक्षम अधः तिष्ठति। एक बार एक राजा आया, एकदा एकः नृपः आगच्छत्। तो आपको ये अनुवाद में भी एक मजबूत नींव देगा। तो मैं ये दावा करता हूं कि 10 अंक आपके एकदम कंफर्म होंगे। आप चलिए 4 नंबर से तो अव्यय से रहेगा, जो सिलेबस में मल्टीपल चॉइस। आपके जो पत्र मंजूषा रहेंगे, पत्र मंजूषा में संभवतः जो भी इससे टैली करे। चित्र की व्याख्या में ये सारे शब्द में उसे कुछ न कुछ दे ही देता है। प्रश्न निर्माण में इस प्रकार से अगर आपको यथावत अगर इसको आप एक निगाह, सरसरी निगाह से देखते रहें तो मैं दावा करता हूं, और परीक्षा के बाद मुझे आप कमेंट्स करेंगे कि मैंने क्या कहा था। तो चलिए सबसे पहले देखिए इसको कि मैंने क्या लिखा है। अव्यय के अर्थ इतः यहां से, कदा कब, खलु निश्चय, अद्य आज, अपि
भी, अधुना आजकल, इव समान, घन इव श्यामः, घन की तरह श्याम, घन इव तरह समान, इतस्ततः इधर उधर, च तो सबको मालूम है, और कुत्र कहाँ, एकदा एक बार, माँ मत नहीं, बाहर मत जाओ, बही मत, बही, माँ गच्छ, बाहर मत जाओ, बही, माँ गच्छ, किंचित थोड़ा, किंचित थोड़ा, यत्र जहां, यथा जैसे कि, स्वः आने वाला कल, स्वः, सह विद्यालयम आगमिष्यति, वह कल विद्यालय आएगा, यावत जब तक, सह साथ, राम के साथ सीता बन गई, रामेण सह सीता बनम, गतः गतवान, अगच्छत, मुहु मुर्मुहु बारंबार, सर्वत्र सभी जगह, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, बही बाहर, सह ग्रमात बही अगच्छत, वह गांव से बाहर गया, नीचे नीचे, तही जब, तावत तब तक, दिवा दिन में, तू तो, है बीता हुआ कल, है, सह विद्यालयम आगच्छत, कल वह विद्यालय आया था, संप्रति अभी, यदि अगर, स्नेह स्नेह धीरे धीरे, क्रिया विशेषण द्वितीया, क्रिया विशेषण में द्वितीय व्यक्ति लगती है, स स्नेह स्नेह चलती, वह धीरे धीरे चलता है, स मंदम मंदम चलती, वह धीरे धीरे चलता है, समीरा मंद मंद बहती, हवाएं धीरे धीरे बहती है, बिना बगैर, बिना शब्दों के योग में द्वितीय तृतीय और पंचमी लगता है, रामम बिना, रामम बिना, स अगच्छत, राम के बिना वह चला गया, रमात बिना स अगच्छत, राम के बिना वह चला गया, रामेण बिना स अगच्छत, राम के बिना वह चला गया, यथा जैसा, यत्र तत्र जहां वहां, कुतः कहां से, अधः नीचे, मंदम मंदम धीरे धीरे, सत्वरम जल्दी, ततः उसके बाद, नूनम निश्चित, प्रति और, पुरा पहले, बाढ़म बारंबार, आम हाँ, शाकम साथ, ये आपके अव्यय शब्द हैं। अब मैं चलता हूं, एक श्लोक से संबंधित प्रश्न रहता है, जो कि आपको श्लोक दिए हुए रहते हैं और कुछ उसमें से शब्दों के अंश छोड़े हुए रहते हैं, वह आप कैसे भरेंगे, मैं उसके बारे में अभी बताने जा रहा हूं। आप उसको कैसे बनाएंगे वह देखिए, मैं उसका तरीका बता रहा हूं। जैसे मान लिया जाए, लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ है आलस्यं ही, आलस्यं ही मनुष्यानाम, आलस्यं ही मनुष्यानाम, आलस्यं ही मनुष्यानाम, महान रिपु, महान, आलस्यं ही मनुष्यानाम महान रिपु, महान रिपु, नो अस्ति उद्यम समः, इसको संधि में कर दिया है, नास्त्य, उद्यम समो, उद्यम समो, नास्त्य उद्यम समो, बंधु, समो बंधु, कृत्वा, कृत्वा, यम, नाव सीदति, नाव सीदति, नाव सीदति,
ये आपके एक श्लोक आपके पुस्तक से दिए हुए रहेंगे। आपको भरना रहेगा क्या, कैसे, भावार्थ लिखा रहेगा, संस्कृत में ही आपको भावार्थ देना है। भावार्थ में रहेगा अस्य अस्य भावो अस्ति, अस्त्य भावो अस्ति, यत यत नंबर 1 में फिल इन दी ब्लैंक्स है। शरीर स्थितम, शरीरे स्थितम। नंबर 2 एव तेषाम, एव तेषाम महान शत्रु आसीत्, महान शत्रु अस्ति। उसके बाद है एवमेव पुरुषार्थ इव तेषाम कोऽपि अन्यः नास्ति। तीसरा नास्ति तम पुरुषार्थ कृत्वा 5 नंबर कदापि न दुखितो भवति। मंजूषा में है मानवानाम। उसके बाद है बंधु, उसके बाद है आलस्यम, अब देखिए, अब हम लोग को इसका मीनिंग लगाना है। ये 4 मार्क्स का रहेगा, ये क्वेश्चन में 4 मार्क्स का रहेगा और 4 को मंजूषा दिया हुआ रहेगा। आपको जब तक आप कविता का जो श्लोक दिए गए हैं उसके सारांश को मैं शुरू से कहते आ रहा है कि एक एक वर्ड के मीनिंग को आपको एक सारगर्भित तरीके से पढ़ना होगा, तभी आप कविता के भी श्लोक का फिल इन दी ब्लैंक्स 100% करेक्ट कर सकते हैं। देखिए,
आलस्यं ही मनुषा नाम महान रिपु, आलस्यं ही मनुषा नाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य का महान शत्रु है। आलस्य ही मनुष्य का महान रिपु मने शत्रु, महान मने महान, मनुष्याना मनुष्यों का, आलस्य ही आलस्य। नौ अस्ति उदम समः, नौ जोड़ अस्ति जोड़ उद्दम जोड़ समः, इसके समान कोई दूसरा उद्दम नहीं है, मेहनत नहीं है, जो कि बंधु की तरह साथ देता है और इसे करने पर जो करता है उसे दुख नहीं होता। औषधति नो औषधति, दुख नहीं होता है। अब देखिए उसी को भावार्थ को तोड़कर लिखा गया है। अब देखिए अस्य भावो अस्ति, इसका भाव यह है, मनुष्यानाम शरीरे स्थितम आलस्य एव तेषां महान शत्रु अस्ति, एवमेव पुरुषार्थ एव तेषां को अपि अन्य बंधु नास्ति तम कृत्वा। मानव माने मानव, मानवा नाम मतलब हो गया मनुष्यों का, बंधु माने भाई, आलस्य माने आलस्य। अस्य भाव अस्ति, यह मनुष्यों के शरीर में मानवानाम मनुष्यों के, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, मनुष्यों के शरीर में स्थितम रहने वाला, जो पहले से परजीवी के रूप में है, आलस्यम, यहां भरेंगे आप आलस्यम, तेषां महान शत्रु एवमेव पुरुषार्थ एव तेषां कोऽपि अन्य बंधु नास्ति, बंधु नास्ति, बंधु नास्ति, इसके समान दूसरा कोई बंधु नहीं है। तम कृत्वा मानवः कदापि दुःखतो न भवति, मानवः, इसे करने पर मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है, इसे करने पर मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। तो जब तक आप श्लोक के अर्थ को रिपीट नहीं करते हैं, तो उस परिस्थिति में एक गलती होगा तो दो जाएगा, क्योंकि आपने सही की जगह पर गलत लिखा, तो उसका जो रिप्लेसमेंट दूसरा वर्ड होता वो भी गलत होगा। इसलिए अभी भी समय है। कल तो बिहार बोर्ड की संस्कृत की परीक्षाएं हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड की 19 तारीख की है और यह सभी बोर्डों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए, मैंने उस दिन चतुर्थी तक बताया था, आज मैं पंचमी के बारे में चल रहा हूं। चतुर्थी तक मैंने बताया था आपको, चतुर्थी तक बताया था अनुवाद के संबंध में। आज हम पंचमी से चल रहे हैं, आज हम पंचमी से आपको लेकर चल रहे हैं। चतुर्थी तक आपका हो गया था उपपद विभक्ति, उसके बाद चतुर्थी में आपका द्रार्थे चतुर्थी बता दिए थे, स्प्रिय भी हो गया था, प्रति हो गया था, नमः के लिए पंचमी। अब देखिए पंचमी पृथक होने के संबंध में, पंचमी कौन होता है? अपादान, दो वस्तुओं के अलगाव में, दो वस्तुओं के अलगाव में, दो वस्तुओं के अलगाव में, अलगाव में जो स्थिर है, जो स्थिर है, उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, पंचमी विभक्ति, उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे वृक्षात
पत्राणि पतन्ति, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष और पत्ता इसमें अलग हो रहा है, तो जो इसमें अस्थिर है इसमें अपादान ये है, इसमें अपादान कारक में आपका वृक्ष है, अपादान कारक में वृक्ष है। उसके बाद आपका है भय रक्षा, अर्थावली में भी और त्रा धातु के योग में, भी और त्रा धातु के योग में, भी और त्रा, भी मने रक्षा डरना और त्रा मने रक्षा, जिससे डरा जाए या जिससे हमारी रक्षा हो उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे वह बाघ से डरता है, सह व्याघ्रात बिभेति, चूंकि बाघ से डरता है इसलिए बाघ में लगा आपका पंचमी विभक्ति। ईश्वर पापात त्रायते, ईश्वर पाप से रक्षा करते हैं, तो पाप से रक्षा हमारी हो रही है तो पाप में लगेगा आपका पंचमी विभक्ति। तो डर के अर्थ में वह सांप से डरता है, सर्पात बिभेति। ईश्वर पाप से रक्षा करते, ईश्वर पापात तार्यते, शिक्षक पाप से बचाते हैं, शिक्षक कह पापात त्रायते, वह सर्प से डरता है, राम सर्प से डरता है, राम सर्पात बिभेति। तो भी और त्रा धातु के योग में पंचमी विभक्ति होती है। उसके बाद है आपका पंचमी में अगर नियम पूर्वक आख्याते प्रयोगे, उसके बाद हमारा है आख्याते प्रयोगे, प्रयोगे किसी भी क्षेत्र में अगर किसी से लगातार विद्या ग्रहण की जाए तो विद्या देने वाले शिक्षक में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वह शिक्षक से पढ़ता है, सह शिक्षकात पठति, वह शिक्षक से पढ़ता है। तो जिससे लगातार विद्या ग्रहण किया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। छात्र गुरु से गणित पढ़ते हैं, छात्र गुरु से गणित पढ़ते हैं, छात्रा गुरुः गणितम पठन्ति, छात्र गुरु से गणित पढ़ते हैं, पंचमी विभक्ति। अब हमारा है प्र और भू के अर्थ में जहां से कोई चीज उद्गम होता है, जहां उसका उद्गम स्थल है, जहां उसका उत्पन्न होना, भू के अर्थ में, भू प्रभु के अर्थ में मतलब उत्पन्न, उद्गम स्थल, उत्पन्न होने वाला जगह, उत्पन्न होने वाली जगह में। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा का उद्गम स्थल हिमालय है, तो आपको हिमालय में लगाना है पंचमी, गंगा में पंचमी नहीं लगाना आपको है, हिमालय में पंचमी विभक्ति लगाना है। गंगा हिमालयात निसरती, आपका सही अनुवाद होगा गंगा हिमालयात निसरती, गंगा हिमालयात निसरती। पर्वतों से नदियां निकलती है, पर्वतों से नदियां निकलती है, तो पर्वत हो गया उसका उद्गम स्थल, पर्वत बहुत सारे हैं तो पर्वत शब्द का पंचमी विभक्ति आपको लगाना होगा। पर्वतेभ्यः, नदी का बहुवचन नद्या निसरन्ति, नद्या निसरन्ति,
उसके बाद आपका हमारे ख्याल से षष्ठी में एक है, तुलनात्मक अर्थ में भी आप इसको लगा सकते हैं। तुलनात्मक अर्थ में भी पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे तुलनात्मक अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। तुलनात्मक अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे राम मोहन से छोटा है, राम मोहन से छोटा है। राम मोहन से छोटा है, राम की तुलना मोहन से की गई है। राम की तुलना मोहन से की गई है तो मोहन में लगेगा पंचमी। रामः मोहनात् लघुतरः आसीत्, लघुतरः अस्ति। राम मोहन से छोटा है, इसमें आपका पंचमी विभक्ति होता है। जैसे राम श्याम से पटु है, बोलने में चालाक है, हर दृष्टिकोण से चतुर है, तो आप लिखेंगे रामः श्यामात् पटुतरः आसीत्, पटुतरः अस्ति। राम श्याम से पटु है, चालाक है। राम श्याम से पटु है, चालाक है। उसके बाद जैसे मान लिया जाए धन से ज्ञान बड़ा है, धन से ज्ञान बड़ा है। धनात् ज्ञानम, धनात् ज्ञानम। महांतरः अस्ति, धन से ज्ञान बड़ा होता है। तो जहां आपको कंपेयर करना है, तुलनात्मक करना है, वहां पर आपका पंचमी विभक्ति होता है। और पंचमी विभक्ति में अब नहीं है, पंचमी विभक्ति में अब रह गया षष्ठी और सप्तमी, दो ही रह गया। तो आज तक हमारा हुआ ये आपका पंचमी तक हुआ, और इसको आप रिपीट करेंगे। और कल भर संस्कृत का मैं और टॉपिक्स शेयर करूंगा, क्योंकि आप 18 को सेल्फ स्टडी करेंगे, 19 को एग्जाम देंगे। और बिहार बोर्ड वाला तो खैर कल ही उसकी एग्जाम है, क्योंकि उन लोगों को संघर्ष कल ही करना है और युद्ध क्षेत्र में कल ही उतरना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने इस एक्सप्लेनेशन को समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हमारे एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट होंगे तो जरूर ही मुझे हमारे चैनल की सदस्यता प्राप्त करके अपने निकटतम शिक्षार्थी को शेयर करके, लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।